हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। सो बच्चों, हम सब क्लास 11th फिजिक्स में हैं और 11th फिजिक्स के लास्ट के लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहे थे। और सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, 2 से 3 अपलोड किया हुआ है। और उन सभी लेक्चर्स में केवल और केवल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो आप मुझे बताओगे कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर उस सिस्टम का, उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिस्टम ऑफ मास का फॉर्मूला डिराइव करके बताया, फिर सिस्टम ऑफ मास के डिफरेंट फॉर्मूला को डिराइव किया, जैसे सिस्टम ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, है ना। आज का जो टॉपिक होगा बेटा, मैं स्टार्ट करूंगा आपका कि बाइनरी सिस्टम से आपका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो आपका जो हेडिंग होगा बेटा पहले वो होगा बाइनरी सिस्टम। तो देखो, बाइनरी सिस्टम का बहुत ही बेसिक फंडा है, बहुत ही बेसिक मतलब होता है। तो बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, अब उसका बॉन्डेशन कैसा भी हो सकता है, एक दूसरे से कोई फोर्स से जुड़े हो सकते हैं, कोई थ्रेड से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी तरह से जुड़े हो सकते हैं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट अपने, इन दोनों के सिस्टम के जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है उसके अलोंग ऑर्बिट करता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार, कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम। तो जब ये 2 पार्टिकल सिस्टम अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अलोंग ऑर्बिट करता है, रोटेशनल मोशन करता है, रिवॉल्व करता है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला जो बाइनरी सिस्टम का एग्जाम्पल है बेटा, वो है कि 2 स्टार एक दूसरे से बॉन्ड होकर के उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास के अलोंग रिवॉल्व करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल दूं तो O2, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो उनके वाइब्रेशन को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जो कि मैं आप लोगों को वेब ऑसिलेशन में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जब कोई पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, एक ही पाथ को बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे एक मास का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई मास ले लो, ठीक है, उसको एक थ्रेड से सस्पेंड कर दो और उसको एक जगह ले जाकर ड्रॉप कर दो, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का रोटेशनल मोशन करेगा, कुछ इस तरीके का मोशन करेगा, है ना, जैसे पेंडुलम करता है। तो देखो, पेंडुलम क्या करता है, अपने ही पाथ को बार बार रिपीट करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, SHM कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, O2 की बात करूं, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और जुड़े होने के वजह से वो वाइब्रेशन करते हैं, तो वो भी एक बाइनरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। बाइनरी सिस्टम का एक और एग्जांपल है कि अर्थ और मून का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना। तो अर्थ और मून को भी हम लोग एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह, 2 पार्टिकल सिस्टम, जहां पर अर्थ एक पार्टिकल होगा, मून दूसरा पार्टिकल होगा। तो इस तरह से बाइनरी सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ बाइनरी सिस्टम, तो आप सिंपली बहुत आसान तरीके से रिप्लाई करोगे कि बाइनरी सिस्टम का जो मीनिंग होता है वो होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं किसी भी तरह के फोर्स से, और दोनों अपने, इसका भी सेंटर ऑफ मास, इसका भी सेंटर मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास कॉमन होना चाहिए, अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी सिस्टम। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स बाउंडेड विथ ईच अदर and revolving around their
कॉमन सेंटर ऑफ मास forms a binary system. बाइनरी सिस्टम क्या बनाता है बेटा? बाइनरी सिस्टम बनाता है। क्लियर है? अब देखो इसके एग्जांपल्स में कुछ आपको बना करके डायग्राम दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहला है स्टार बाइनरी सिस्टम। अब स्टार बाइनरी सिस्टम में क्या होता है बेटा? दो स्टार होंगे, S1 S2। अगर एक स्टार इधर की तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक इधर की तरफ, ठीक है। इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास ये है COM, ठीक। अगर इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, अपनी एक जगह पे फिक्स है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों सिस्टम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट करता रहेगा इसके चारों तरफ, अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। अगर ये सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है सीधे सीधे। तो ये दोनों सिस्टम भी तो इससे जुड़े हैं ना सेंटर ऑफ मास से, तो ये दोनों सिस्टम भी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा बेटा, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पर इसको S2 दे दूँ और इसको S1 दे दूँ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरीके से बेटा आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? पहला केस क्या बता रहा है? सेंटर ऑफ मास फिक्स है अपनी जगह पे। दूसरे में क्या बता रहा है? ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। दूसरे में बता रहा है सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो इसके जो दो पार्टिकल्स है वो भी तो मूव करेगा आगे की तरफ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के साथ तो जुड़ा होता है पार्टिकल, है ना। तो इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग देन द टू पार्टिकल विल ऑल्सो मूव। क्लियर है? तो ये बाइनरी स्टार का एक एग्जाम्पल है आपके पास। कोई डाउट यहाँ पे? चलो ठीक है। बाइनरी स्टार के बाद बेटा मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, किसका? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो सपोज कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O यहाँ पर है और एक और O यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज कर लेते हैं COM आपका कहीं यहाँ पर है, ठीक। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा? O2 मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली में ये जो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम लोग एक स्प्रिंग की तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक फोर्स से, केमिकल बॉन्ड से, और उस बॉन्ड को हम लोग स्प्रिंग कंसीडर कर सकते हैं, स्प्रिंग, तभी तो वो ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है, अपनी जगह पे खड़ा है, तो ये अपने ही मीन पोजीशन पे ऐसे 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 मूव करेगा, है ना। लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करता चला जाएगा आगे की तरफ। और हमें पता है कि एक बार ये ऊपर है फिर आगे बढ़ गया, तो ये कैसा मोशन करेगा बेटा? ये कुछ इस तरीके का मोशन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। इस तरीके का, है ना। नहीं समझ में आया? देखो सपोज करो ये पार्टिकल है, ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक। लेकिन साथ में इसको आगे भी बढ़ना है, तो अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा मिलेगा आपको? ग्राफ कुछ इसी तरह से मिलेगा ना, ऐसा ही तो कुछ मिलेगा, ठीक। तो वही मैंने बनाया हुआ है। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल्स हैं, चाहो तो तीसरा एग्जांपल भी बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ जरा सा मुझे कि मून है, अर्थ है। मुझे पता है कि मून के मास के कंपैरिजन में अर्थ का मास 100 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मून और अर्थ सिस्टम के लिए, बाइनरी सिस्टम के लिए, जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो किधर रहेगा? फॉर एग्जांपल जैसे ये मून है और ये अर्थ है, तो क्या इनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं लाई करेगा? नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मास तो अर्थ की तरफ कंसंट्रेटेड है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो शिफ्ट कर जाएगा अर्थ के अंदर, है ना। यानी कि अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई करता है कहाँ पे? अर्थ में लाई करता है, ठीक है।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। क्लियर है? ऐसे करके, ठीक। तो अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या करता है, मूव करता है। सर इज प्लेइंग क्रिकेट, ओके लीव इट। सो इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ, देखो, ओके सेटल डाउन। सो द सेंट, अगर कोई दो बाइनरी सिस्टम आप मूव करता है ना साथ में, फॉर एग्जांपल ये दोनों तो अपने एक्सिस पे रोटेशन कर ही रहा है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ तो रोटेट कर रहा है, अर्थ भी अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम ही रहा है, ऐसे से घूम रहा है। अरे है ना, अर्थ भी कर ही रहा है। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि ये दोनों सिस्टम मिल करके सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। तो मैं इंडिविजुअल इन दोनों की बात नहीं करूंगा। जब भी बात एक सिस्टम का होता है, पार्टिकल सिस्टम की बात होती है, तो मैं सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करता हूं हमेशा। अरे भाई, एक तो बॉल है, बॉल का हर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या हम लोग ये कहेंगे कि बॉल का फलाना पार्टिकल फलाने टाइम में फलाने जगह पे था? नहीं ना, हम कहेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास, बॉल का सेंटर ऑफ मास किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसका पोजीशन ये था, है ना। तो वही कह रहा हूँ कि जब ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है तो इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करते हैं हम लोग। समझने की बात। फिलहाल बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं किसी भी तरह के फोर्स से, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, एक बाइनरी सिस्टम बनाता है। और अगर उनका सेंटर ऑफ मास फिक्स होता है तो जो बाइनरी सिस्टम्स होते हैं उनके चारों तरफ रिवॉल्व करता है पार्टिकल्स, और अगर सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है तब भी तो ये रिवॉल्व करेगा। तो इनका मोशन मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग होता है, कंप्रेस होता है, एक्सटेंड होता है, कंप्रेस होता है, एक्सटेंड होता है। तो जब कंप्रेस होगा तो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, देखो यहाँ पर कम हो गया। और जब कम एक्सटेंड करेगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का मोशन मैंने दिखाया हुआ है। तो एक काम करो बेटा, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, सो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा टॉपिक है आप पढ़ पा रहे हो, टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी। देखो सबसे पहली बात, रिजिड बॉडी पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इलास्टिक बॉडी वो बॉडीज होते हैं जिनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, और एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पे उनका डिफॉर्मेशन एकदम गायब हो जाए, यानी कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी ने धक्का मार के बैठा दिया, हम ऐसे बैठ गए, सॉरी ऐसे बैठ गए, ठीक। लेकिन फिर जैसे फोर्स हटा तो मैं खड़ा हो गया, तो मेरा ओरिजिनल हाइट आ गया, तो मैं क्या हो गया, एक तरह का इलास्टिक बॉडी आ गया, ठीक है। प्लास्टिक बॉडीज वो होते हैं जिनके ऊपर कोई फोर्स लगाने पे उनके अंदर डिफॉर्मेशन आए, और फोर्स हटाने पे उनके अंदर कोई डिफॉर्मेशन हो जाए। प्लास्टिक बॉडी की बात करें ना, डिफॉर्मेशन रह जाए उसके अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लास्टिक बॉडी। नाउ ये भी एक तरह का बॉडी होता है जिसको नाम कहते हैं रिजिड बॉडी। यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उनके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता ही नहीं है, उनके पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज ही नहीं करते हैं। तो इस तरह के बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज़ कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये हमेशा, मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, हमें दिखा नहीं। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है, केवल और केवल हम लोग सपोज करते हैं कि स्टील का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली रिजिड है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उनके मॉलिक्यूल्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन को चेंज ना करे, ऐसे बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडीज कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने बताया था। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, टकराने के बाद बिल्कुल सेपरेट हो जाए, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। देखो बॉडीज
एंड कोलिजन ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बॉडीज़ के बारे में बता रहा था अभी। तो रिजिड बॉडीज़ क्या होते हैं? वो बॉडीज़ होते हैं जो जिनके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उनके पार्टिकल्स में कोई चेंज ना आए, उनके पोजीशन, पार्टिकल्स के पोजीशन में कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लेते हैं, रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज over which if we apply an external force the change in position of particles are zero। क्या है बेटा? वो बॉडीज जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उनके पार्टिकल्स के जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो जीरो हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग, इस तरह के बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडीज कहते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? बस यही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर रिजिड बॉडीज। तो देखो बेटा, कुछ रेगुलर रिजिड बॉडीज की हम लोग बात करेंगे और उसके सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म एल लेंथ का रॉड है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेटा कहां पर? इसके जो एक्सिस है उस एक्सिस के सेंटर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक डिस्क की बात करूंगा। किसकी बात है बेटा? डिस्क की। मतलब वो जो डिस्क जानते हो ना, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, है ना, वो जिस शेप का होता है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बेटा? यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक रिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा? रिंग का। अच्छा, ये सब जो भी है रिजिड बॉडीज है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा, इसके जो जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, इन सभी इक्वल सेगमेंट्स का मास इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिंग है आपके पास, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटा एक ट्रायंगुलर लेमिना। क्या? ट्रायंगुलर लेमिना। एक ट्रायंगल है, सॉलिड ट्रायंगल है, रिजिड सॉलिड ट्रायंगल है। ये भी क्या है? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इनके मीडियंस जहां पर मिलेंगे, इनके मीडियंस जहां पर मिलेंगे वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये मीडियंस मिला यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था? रिंग था आपका। ये क्या था आपका? ट्रायंगुलर लेमिना। अच्छा, ट्रायंगुलर लेमिना हो गया। उसके बाद क्या बना दे बेटा? चलो एक रेक्टेंगुलर लेमिना बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना। तो इनके डायगोनल्स जहां मिलेंगे बेटा, वो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मेरे पास हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना। अब मैं एक क्यूब ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? देखो, मेरा जो डायग्राम वो अच्छा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं कि मेरा जो डायग्राम है वो क्या हो जाए बेटा? अच्छा बन जाए। अभी भी गंदा बना है तो क्या? हाँ, मान लीजिए कि क्यूब है। थोड़ा देखो, बहुत सारे डिफेक्ट है ना मेरे अंदर, सुनाई भी थोड़ा कम देता है, डायग्राम भी अच्छा नहीं बना पाते हैं। तो बेटा चलो ठीक है, तो इनके भी जो डायगोनल्स होंगे ना बेटा, उन वो जहां पर मीट करेंगे उसी को हम लोग कह देंगे क्या? इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है।
तो हो गया एल लेंथ का रॉड हो गया, एक डिस्क हो गया, एक रिंग हो गया, एक ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, क्यूब हो गया। अच्छा, क्यूब के बाद चलो ठीक है एक बना लेते हैं स्फेयर। क्या? स्फेयर। स्फेयर जानते हो बेटा क्या होता है? स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। क्या? ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर मतलब क्रिकेट का जो बॉल होता है ना बेटा, वैसा ही कुछ। तो इसको हम भर देते हैं ऐसे करके। अच्छा ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर का जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका क्या हो जाएगा बेटा? सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने रेगुलर बॉडीज बनाया हुआ है, उस रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खटक से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो आप लोगों की छुट्टी कैसी रही? छठ की अच्छी रही? सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? अरे मतलब कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा फेस्टिवल है, करना चाहिए वैसे। ओके, सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने अपने टॉपिक को रोटेशनल मोशन के पहले ला करके छोड़ा हुआ था। आज के टॉपिक में हम लोग रोटेशनल मोशन को कवर करेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से लेक्चर को देखते रहो। तो सबसे पहली बात मेरे पास आती है बेटा, व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। कोई भी पार्टिकल है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो आप कैसे पता करोगे? तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस रोटेशनल मोशन व्हेन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ कॉमन सेंटर। एक कॉमन सेंटर के अकॉर्डिंग क्या करे? मूव करता रहे। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं बेटा हम लोग। सपोज कर लेते हैं ये बॉडी है आपका, ठीक है, ये एक बॉडी है, क्लियर। अब ये बॉडी का सेंटर ये है, ठीक। अब यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा बेटा, तो इसका हर एक पार्टिकल इसी सेंटर के चारों तरफ रोटेट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि व्हेन an object is said to possess a rotational motion when each and every particle of the object is rotating about their common center। एक common center के चारों तरफ एक रोटेट कर रहा है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेशनल मोशन में कंसिडर करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेडिंग नोट डाउन करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करो। A body is said to possess rotational motion when each and every particle a body is said to possess rotational motion when each and every particle of the body is rotating about a common center। ओके, गुड। अब बेटा जिस तरह से हमें पता है कि जब मैं लीनियर मोशन आपको बता रहा था कि जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है तो लीनियर मोशन होता है, और लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। उसके बाद मोशन इक्वेशंस बनते हैं। तो लीनियर मोशन में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो रोटेशनल मोशन में भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा रोटेशनल मोशन इक्वेशन। इसके आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ रोटेशनल मोशन इक्वेशन। इसका मतलब है बेटा कि जो इक्वेशंस हम लोग लीनियर मोशन में पढ़े हुए हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं वो लीनियर मोशन के इक्वेशंस होते हैं। तो अगर बात रोटेशनल मोशन की हम करें तो रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशंस आएंगे, क्योंकि रोटेशनल मोशन में भी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रोटेशनल मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उसे आप थीटा के नज़रिए से देखोगे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करें
तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर s होता था तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v होता था तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको हम लोग किससे लिखते थे, ओमेगा से लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे नोट डाउन करेंगे अभी मैं एक एक नोटेशंस आपको बताता हूँ। तो फिलहाल रोटेशनल मोशन इक्वेशन में मैं पहले फिजिकल क्वांटिटीज को टर्म बाय टर्म नोट डाउन कर देता हूँ। सो हियर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड क्या कहते हैं बेटा इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बेटा, ओमेगा, और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन को हम लोग वहाँ क्या लिखते थे बेटा, ए लिखते थे, तो यहाँ पर अल्फा लिखेंगे और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन फिजिकल टर्म है बेटा, ये तीन फिजिकल टर्म है जिसे यूज करके हमें रोटेशनल मोशन इक्वेशंस लिखने। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को इंटर रिलेट करना है, क्योंकि इसके पहले का जो मेरा मोशन इक्वेशन था बेटा, वो तीन मोशन इक्वेशंस थे लीनियर में। पहला था v = u + at, दूसरा था s = ut + हाफ at², और थर्ड था v² = u² + 2as। ये तीन इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े थे लीनियर वाले थे। और ये सब कैसे आए थे, इसका कैलकुलेटिव डेरिवेशंस कैसे हैं, वो आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब मुझे जिस तरह से वहाँ तीन इक्वेशंस थे रोटेशनल मोशन के, उस तरह से थीटा, ओमेगा, अल्फा, टी में मुझे एक और तीन रिलेशंस एस्टेब्लिश करने। वो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो जरा सा। मैं सपोज कर ले रहा हूँ बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसा बना है, चलो मैं ऑब्जेक्ट ऐसा बना देता हूँ। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे अगर इसका पोजीशन P1 हो और P हो, तो सपोज करते हैं कि टाइम T बीत गया, ये लो, मैं क्या कर रहा हूं कि लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन टाइम t was 0, when time t was 0, जब टाइम 0 था बेटा, तो टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। ये सपोज कर लेते कि जब टाइम ही नहीं हुआ था तो कवर ही नहीं करेगा डिस्टेंस। चलो ठीक है, ओके। अब टाइम 0 से t में कन्वर्ट हो गया, यानी कि t टाइम के बाद इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया बेटा आपका थीटा। क्लियर है? यानी कि मैं जब कह रहा हूं कि पार्टिकल t = 0, यानी कि टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मैंने सपोज किया वो 0 सपोज किया है। कुछ देर के बाद पार्टिकल रोटेट कर ही रहा है, तो पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन करेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और मैं वो सपोज कर ले रहा हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा है, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि सपोज कर लो कि ये एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर पार्टिकल का पहला पोजीशन है, कुछ देर बाद पार्टिकल का पोजीशन यहाँ हो गया, तो पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया ना P1 से P2। तो P1 को मैच करो सेंटर से, P2 को मैच करो सेंटर से, जो एंगल क्रिएट होगा इस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। ठीक है, अब जब t टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, चलो
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये कितना सपोज कर लेते हैं बेटा, ओमेगा नॉट। वहां पर यू करते थे, यहां पर ओमेगा नॉट कर रहे हैं। चलो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। चलो तो थीटा हो गया, ओमेगा हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ना, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ऑब्जेक्ट का अल्फा है। यहां तक समझ में आई बात। अब हमें पता है, वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बेटा, डी ओमेगा अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने ये चीजें लिख दी। यहां पर वी नो दैट इंस्टेंटेनियस क्या होगा बेटा, क्यों इंस्टेंटेनियस होगा, मैं कह रहा हूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहां पर डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखा है मैंने। अगर इंस्टेंटेनियस नहीं होता बेटा तो डी नहीं लिख सकते थे हम लोग को, यहां पर डेल्टा लिखना पड़ता है ना। डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपको लिखना पड़ेगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ये एवरेज हो जाएगा। लेकिन डी लिखने का मतलब वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो यहां पर मैंने इंस्टेंटेनियस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो कि अभी बज रहा है 9:01, ठीक है, और 53 सेकेंड। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इतने टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। आप जाना थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 और 3 देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी टी को इधर भेजेंगे बेटा, तो अल्फा डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा। क्लियर है। अब बेटा इसे मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। मुझे पता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, डी टी है, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, डी ओमेगा है। तो यहाँ पर जो लिमिट रखेंगे बेटा वो टाइम का रखेंगे। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, देखो मैंने सपोज किया है व्हेन टाइम वाज 0 डिस्प्लेसमेंट वाज 0, और फिर टाइम कितना हो जा रहा है, टी हो जा रहा है। तो 0 से टी टाइम का लिमिट हो गया। अच्छा, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से फाइनल वेलोसिटी ओमेगा तक। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू ओमेगा नॉट, अपर वैल्यू ओमेगा। तो अब अगर मैं अल्फा को बाहर ले लूँ तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू टी इक्वल्स टू डी ओमेगा का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ओमेगा होगा, और लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। इतना करने के बाद बेटा मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आपको मिलेगा अल्फा टी, एक्चुअली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो टी माइनस 0 आएगा तो मैं केवल टी लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अल्फा टी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। पक्का। तो अब मैं ओमेगा नॉट को यहाँ लेकर के आता हूँ, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इक्वल्स टू ओमेगा। ये इक्वेशन जरा सा देखो, पहले इक्वेशन की तरह, v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, t इज टाइम का तो कोई उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट रोटेशनल मोशन इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दिया। नाउ अब आगे, नाउ ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहां पर ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वही मैंने लिखा हुआ, थीटा तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही था, तो डी थीटा लिखा मतलब डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होगी,
यहाँ पर कौन से वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ओमेगा लिखा हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी, इज इट क्लियर। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस है वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है, रीजन यहाँ पर डी लिखा हुआ है, जब भी डी लिखा होगा तो इंस्टेंटेनियस ही होगा। चलो फिर ठीक है। अब देखो बेटा ओमेगा डी टी को एक साथ ले लेते हैं और डी थीटा को एक साथ ले लेते हैं, क्लियर है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दैट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इक्वल्स टू डी थीटा, और यहाँ पर डी टी है ना, डी टी भी तो रहेगा क्योंकि ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी रखा हुआ है, और डी टी यहाँ पर है। चलो पक्का। अब क्या करते हैं बेटा, फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों इक्वेशंस, दोनों तरफ को। तो ओमेगा नॉट डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इक्वल्स टू डी थीटा, यही तो। चलो अब यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर थीटा डेरिवेटिव है। तो टाइम डेरिवेटिव होगा तो टाइम का लिमिट रखेंगे, और लिमिट क्या होगा बेटा आपका 0 से, यहाँ पर भी, यहाँ पर 0 से थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरा सा देखो बेटा, जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। तो ओमेगा नॉट डी टी का क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, तो अल्फा है, यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या होगा t0, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा थीटा माइनस 0, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, फिर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, थीटा माइनस 0 रख देंगे। अब चलो वैल्यू रखते हैं, ओमेगा नॉट टी तो ठीक है, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। ये जरा इक्वेशन देखो, थीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जरा सा सेकंड मोशन इक्वेशन को देखो जरा सा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, हियर थीटा दैट इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। ut, u means initial velocity, t means time, initial linear velocity, here omega naught is initial angular velocity and t is time, plus हाफ तो हाफ दोनों में है, a यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, t इज टाइम। दो मोशन इक्वेशंस हो गए। चलो तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन, सेकंड मोशन इक्वेशन। अब मुझे थर्ड मोशन इक्वेशन को डेराइव करना है, तो बोर्ड पे जगह बचा नहीं बेटा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग थर्ड मोशन इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो थर्ड मोशन इक्वेशन को डेराइव करने के लिए बेटा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। This acceleration is what? Angular acceleration, angular instantaneous acceleration, okay? So alpha equals to d omega upon dt। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चालाकी कर रहा हूँ, चालाकी क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। डी थीटा अपॉन डी थीटा, यानी कि मैंने ऊपर भी डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे से भी डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, डी थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कहता है आप कुछ भी करो वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर से ये जो मैंने काम किया है, ये जो मैंने कांड किया है, इस कांड की वजह से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ये करने से। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा, इस डी थीटा को एक साथ मैं लिख देता हूँ, इनटू डी थीटा अपॉन डी टी को एक साथ लिख दे रहा हूँ। क्लियर, लिख सकता हूँ ना, डी ओमेगा के साथ डी थीटा अपॉन डी टी एक साथ। सो अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा को जैसे है बेटा वैसे ही रहने देते हैं। इसको हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर दो बेटा, थीटा है तो डेरिवेटिव थीटा है, डेरिवेटिव क्या है डी थीटा है, तो लिमिट 0 से थीटा, डेरिवेटिव ओमेगा है तो लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा, पक्का। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्फा थीटा, पक्का। अपर वैल्यू में डी, देखो अल्फा बाहर आ जाएगा, और डी थीटा जो है आपका वो इंटीग्रेट होने के बाद थीटा देगा, तो थीटा की अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो मिल जाएगा आपको थीटा माइनस 0, अल्फा थीटा माइनस 0। तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो अल्फा थीटा एक साथ मैंने लिख लिया।
इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर बाई 2, वैल्यू लोअर वैल्यू ओमेगा नॉट से ओमेगा, पक्का। अब आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और 1/2 तो रहेगा ही, क्यों, 2 को इधर भेज दो तो 2 अल्फा थीटा और माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अब जरा सा इस इक्वेशन को उस थर्ड वाले इक्वेशन के साथ मैच करो, v स्क्वायर दैट इज फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू u स्क्वायर, मतलब जो कि u स्क्वायर क्या है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, 2 अल्फा थीटा और 2 as, a मतलब एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशंस में जो भी इक्वेशंस बन करके सामने आए हैं और जो भी इक्वेशन आपके रोटेशनल मोशन बन करके आए हैं वो सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, डिफरेंट है, नेम अलग अलग है, लेकिन पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। समझने की बात? तो ठीक है बेटा, इस जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों, सो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। देखो बेटा, अब से जो भी टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है ध्यान से तो पढ़ते हो तुम लोग, और भी फोकस्ड हो जाओ, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। तो हेडिंग है आपका बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का आपका मतलब क्या है, इससे आपका सेंस क्या है, क्लियर है? तो एक डायग्राम मैं आपको बना करके समझाना चाहता हूं। सपोज कर लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, और ये जो लाइन दिख रहा है बेटा, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इसी के चारों तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पर है, यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, किस लिए, इसको रोटेट कराने के लिए, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का मतलब क्या है? तो सिंपली सा देखो, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क is defined by force needed to rotate an object about its axis of rotation। देखो, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का जो मीनिंग है बेटा, वो मीनिंग है क्या, एक फोर्स का मेजरमेंट, एक फोर्स का वैल्यू, जो कि क्या बताएगा, जो कि इस ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या कर देगा, रोटेट करा देगा। यहां पर देखो, मैंने जो रोटेशन का साइन बनाया वो ऐसे बनाया है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें भी वो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, क्लियर है? ऐसे लगाएंगे तभी तो ये रोटेट करेगा इसके चारों तरफ, क्लियर? It is given by force, the product of, it is given by the product of force with distance किसके किसके बीच का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, ठीक है? तो क्या लिखा है मैंने, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विथ
डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन to point of application of force. ठीक है, यहां तक समझ में बात कि जो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है बेटा, वो एक फोर्स का मेजरमेंट है जो कि क्या बताता है आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ रोटेट कराने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन कराना है तो हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है या फिर टॉर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा दो तो आप क्या कहोगे, फोर्स लगाएंगे? नहीं, आप कहोगे हम टॉर्क लगाएंगे या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटीज ही है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैं कह रहा हूं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फॉर्मूला टर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे टाउ इक्वल्स टू आर, दैट इज पोजीशन, इनटू फोर्स आर एफ। क्लियर? इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क कहते हैं। चलो, अगर मुझे इसका यूनिट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी कहेंगे, किसमें? एसआई में। सीजीएस में कहना होगा तो क्या कहेंगे, डाइन सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया एसआई में, और डाइन सेंटीमीटर किसमें हो जाएगा बेटा, सीजीएस में। क्लियर है बेटा? अगर इसका मैं डायमेंशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टाउ का अगर डायमेंशन लिखना होगा तो देखो न्यूटन का क्या होता है बेटा, ml टी पे पावर -2, और मीटर का क्या होता है, L। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी पे पावर -2। ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। क्लियर? ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का मीनिंग। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस मीनिंग को। मैंने इसको लिखा है बस। आपने अपने घर का दरवाजा देखा होगा, डोर। तो डोर एक साइड से अगर खुलने वाला है तो जहां पर डोर आपका जुड़ा होता है बेस के साथ, फ्रेम के साथ, वो होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि वहां पर हिंज लगा होता है ना। वो ऐसे ऐसे खुलता है तो रोटेट होता है, तो वो हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब यहां पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो खोलने के लिए, ऐसे करके खोल रहे हो, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। तो इस डोर को खोलने के लिए या फिर रोटेशनल मोशन कराने के लिए टॉर्क कितना लगाया आपने, तो जो फोर्स आपने लगाया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर के डोर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, वही होगा आपका टॉर्क। समझ में? टॉर्क का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा रोटेट कराने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है, जरूरत होती है, उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स का प्रोडक्ट किसके साथ हो जाए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस के साथ अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो टॉर्क मिल जाएगा। समझ आई बात? अब देखो जो टॉर्क होता है बेटा वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो फोर्स, टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स। बोलो है ना, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं कि अगर आपको डोर खोलना है तो आप देखे होंगे कि डोर को खोलने के लिए जो हैंडल दिया होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जो हिंज है वहां से काफी डिस्टेंस पर दिया रहता है। अगर यही जो हैंडल दिया है वो एकदम हिंज के पास दे दे तो खोल पाओगे डोर? नहीं खोल पाओगे। समझ आ रही बात? हुआ क्या, मैंने डिस्टेंस को कम किया, मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया तो रिक्वायरमेंट बढ़, क्योंकि टॉर्क तो कांस्टेंट रहेगा, उसको रोटेट कराने के लिए जितना टॉर्क चाहिए उतना तो चाहिए ही चाहिए। समझ रहे बात को? लेकिन अगर डिस्टेंस कम कर दिया तो मुझे फोर्स क्या कराना पड़ेगा, लार्ज लगाना पड़ेगा, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लगाना पड़ेगा फोर्स। बताओ हाँ या ना? फील करो जरा सा।
अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से हैंडल के बीच का डिस्टेंस को मैं कम कर दूं तो आपको इसको रोटेट करने के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा भयानक, है ना। तो इसीलिए पोजीशन जो होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए जो पोजीशन का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रखोगे उतना बेहतर होगा, उतना कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको रोटेट कराने के लिए। क्योंकि देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये जरूरी है, इतना चाहिए ही चाहिए। अब आप आर कितना रखते हो, एफ कितना रखते हो, ये आपका, अगर आप बाहुबली है, बहुत ताकत है आपके पास, आपको लगता है कि अगर नॉर्मल दरवाजा हम खोलेंगे तो मेरा दरवाजा उखड़ के हाथ में आ जाएगा, इतने बाहुबली हैं आप, तो आपको अपना हैंडल कहाँ लगाना चाहिए, एकदम हिंज के क्लोज लगाओ, ताकि एकदम हैवी फोर्स लगाओ तब जाके दरवाजा खुले, है ना। चलो, तो आपको समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का मतलब क्या होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया। अब टॉर्क के कुछ और हम लोग फेनोमेना के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कि देखो बेटा, टॉर्क जो होता है यहाँ पर, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो अब इसको टॉर्क एज वेक्टर फॉर्म, टॉर्क एज वेक्टर फॉर्म, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स अप्लाइड। क्या है बेटा? ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, वो दो तरह का होता है, डॉट होता है, प्रोडक्ट होता है, क्रॉस होता है। तो टॉर्क क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू आर पोजीशन का फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आर क्रॉस एफ। ठीक है। तो अब ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया टॉर्क का, क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको। तो वेक्टर है तो टॉर्क का डायरेक्शन भी होगा। तो अब इस डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके बाद डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देखो, किसी भी टॉर्क का डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। सो टू चेक द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, we apply राइट हैंड रूल। ठीक है। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, जरा समझ लो। आपको अपने राइट हैंड को XY प्लेन के ऊपर ऐसे रखना है कि आपके जो रेस्ट फिंगर हो और थंब हो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। मैं कह रहा हूं XY प्लेन के ऊपर 90 डिग्री, तो ये भी है, इस फिंगर्स के साथ ये भी तो 90 डिग्री है। जरा से देखो, ऐसे करके ये भी 90 डिग्री है, ऐसे करके ये भी 90 डिग्री है। लेकिन मैं कह रहा हूं XY प्लेन के ऊपर, X एक्सिस Y एक्सिस, इसी पे ऐसे करके। ठीक। उसके बाद आपको अपनी जो रेस्ट फिंगर्स है, यानी कि जो चारों फिंगर बच रहे हैं, इस तक एक्सेप्ट ऑफ थंब, इसको कर्ल करना है। और कर्ल ऐसे करना है कि पहला फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन है आपका, उसके बाद फोर्स है। तो इसको ऐसे रोटेट करना है कि पहले आपका पोजीशन की डायरेक्शन में रोटेट करना है, उसके बाद फोर्स के डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो जरा सा देखो, ये ऐसे ही ना है, चलो ऐसे लगा देते हैं। ठीक। ये मैंने रोटेट किया पोजीशन के डायरेक्शन में, क्योंकि पोजीशन इधर ही जा रहा है, पोजीशन के डायरेक्शन में रोटेट किया, देखो बेटा, और फिर रोटेट किया फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स इधर जा रहा है इनसाइड, ऐसे करके। तो ये थंब क्या बता रहा है आपको? ऊपर की डायरेक्शन में बता रहा है ना।
तो अगर एक्स वाई है तो आपका जो थंब जा रहा है वो हवा में जा रहा है ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस पे जा रहा है। तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही आपका क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। अब जरा सा देखो, अगर मैं फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल इधर फोर्स ऐसे लग रहा था, अभी फोर्स को मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं, यानी कि इसको मैं इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूं, तो अभी भी हमको करना पड़ेगा। तो जरा सा देखो, ऐसे करके करना पड़ेगा, आर के डायरेक्शन में इसको रोटेट करना पड़ेगा और इसको फोर्स के डायरेक्शन में। इस बार कितना आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब ये मुझे बताओ, इसको ऊपर रख करके तो नहीं कर सकते ना, ऐसे तो कर सकते हैं। देखो इधर से तो मैंने कर ही दिया, ऐसे लगाया, आर के डायरेक्शन में तो चले गए, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो इधर जा रहा है ना। अब अगर इसको और थंब रोटेट करेंगे तो ये इधर जा रहा है, इनसे इधर की तरफ दिखा रहा है, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सही किस तरह से देखेंगे, ऐसे करके देखना पड़ेगा इस बार आपको, आर के डायरेक्शन में, सॉरी आर के डायरेक्शन में और फोर्स के डायरेक्शन में। ये जो फिंगर्स है वो आर के डायरेक्शन में और ये फोर्स के डायरेक्शन में, तभी तो नीचे जा रहा है ये थंब आपका। यही फोर्स ऊपर लग रहा तो क्या कर रहे थे, आर के डायरेक्शन में और फोर्स के डायरेक्शन में, ऐसे करके कर्ल करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो थंब आपको बता रहा है ऊपर की तरफ। तो टॉर्क हम लोग हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, समझ में आई बात। तो राइट हैंड थंब रूल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल प्लेस आवर राइट हैंड सच दैट आवर हैंड लाइज ऑन द प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, एंड आवर थंब इज making 90 degree angle with our wrist fingers. Now if we curl our wrist finger in the direction of position and force, पहले position के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, उसके बाद फोर्स, क्योंकि पहले आर आ रहा है फिर एफ आ रहा है ना। तो फर्स्टली वी विल indicate our wrist finger in the direction of position and then we'll curl in the direction of force, then thumb will represent the direction of torque. पक्का है, कोई दिक्कत। अब कोई भी आपको डायग्राम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से टॉर्क निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में जब आप लोग पढ़ोगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ये सब पढ़ोगे तो वहाँ पर डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, ठीक है बेटा। तो अब इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, टू चेक द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वी अप्लाई राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल लिख लोगे अपने मन से या फिर डिक्टेट कर दो, चलो लिख लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो अब हो गया ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गया, उसके बाद टॉर्क हो गया, फिर साइन कन्वेंशन की बात कर लेते बेटा। साइन कन्वेंशन यानी कि अब साइन की भी बात करेंगे कि पॉजिटिव होगा टॉर्क की नेगेटिव होगा। तो इफ द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर क्लॉकवाइज हो तो साइन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे टॉर्क का, एंटी क्लॉकवाइज हो तो, और क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। अब क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा घड़ी का जो सेकंड वाला सुई होता है वो अगर रोटेशन उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट अगर हो रहा है, तो अगर जैसे आपका जो घड़ी का सेकंड वाला सुई है उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगा, तब आपको टॉर्क को पॉजिटिव लेना होगा। और अगर क्लॉक के यानी कि सेकंड वाला जो सुई है उसके अलॉन्ग अगर रोटेशन हो रहा है तो वहाँ पर आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क का अपना खुद का एक डायरेक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते तो मैंने बताया, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स अप्लाइड। अब आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। अगर आर पहले आ रहा है तो आर को पहले ही आना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। मैंने जब वेक्टर पढ़ाया हुआ है उस वेक्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये चीज़ें, तो आपको वहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा वेक्टर के बारे में। तो आर क्रॉस एफ, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर को फोर्स के साथ प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में तो इसके बाद डायरेक्शन होगा टॉर्क का, उसको कैलकुलेट करने के राइट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। राइट हैंड रूल कहता है क्या कि वी विल स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच दैट आवर fingers and
thumb will make 90 degree on XY plane. Then we will firstly indicate our rest finger in the direction of position vector, and then we will curl our finger in the direction of force applied. Thumb will represent the direction of torque. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन कैसे टॉर्क का साइन लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव टॉर्क होगा और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव टॉर्क होगा. ठीक है, अब एक टॉपिक और बचा हुआ है टॉर्क के बारे में, वो भी कवर कर लेते हैं. जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन करो. और हाँ, मैंने डिक्टेट किया हुआ है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल को. ठीक है, तो राइट हैंड रूल को वीडियो से देख करके नोट डाउन भी कर लेना. ठीक, चलो वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए. ओके बच्चों, सो अब जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क. टॉर्क का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब अगर टॉर्क आपका 3 डायमेंशन पे एक्ट कर रहा है, 3 डायमेंशन का मतलब उसके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, जेड एक्सिस की वैल्यू होगी. तो अगर टॉर्क आपका इस तरह से एक्ट कर रहा है तो आपको एक्स एक्सिस में टॉर्क कितना होगा, वाई एक्सिस में टॉर्क कितना होगा, जेड एक्सिस में टॉर्क कितना होगा, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो सपोज कर लेते हैं वेक्टर आर, यानी कि पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है कहाँ पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स एप्लीकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है उसके पास. ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात. अगर आप कंटिन्यूअस मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में भी आएगा ये क्यों लिखा हूँ मैं. उसके बाद अगर मैं फोर्स की बात करूं, वेक्टर फोर्स की बात करूं, तो ये एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप. फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी स्पेस में एक्ट कर रहा है, 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है. अब मुझे क्या करना है, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर. ठीक है, तो एफ क्रॉस आर निकालने का बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ. यहाँ लिख रहा हूँ आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है, ऊपर की तरफ आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं. फिर हमें क्या एफ क्रॉस आर निकालना है कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ. तो पहले आर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप. उसके बाद बेटा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप. इतना लिख दिया. यस, हाँ यहाँ नहीं लिखेंगे, सॉरी. गुड, थैंक यू. तो यहाँ पर बेटा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट वो मल्टीपल को लिखना होगा, है ना. तो एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. क्लियर. अब क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं. अब मल्टीप्लाई करने का रूल है बेटा, आई के लिए वैल्यू लिखनी है आपको, तो आई वाले को ही ढक लेते हैं, जिसके लिए वैल्यू लिखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं ऐसे करके. तो आई के सामने ये वाली लाइन आ रही है और आई के सामने ये वाली लाइन आ रही है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ढक लेंगे हाथ से ऐसे करके. बचा क्या, वाई जेड एफ वाई एफ जेड, इतना बचा. तो आई लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्या है ये आर क्रॉस एफ है ना. तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हमारे पास केवल यही बचा. तो आई को लिख रहे हैं तो आई को बाहर लिख लेते हैं. ठीक है, वाई का एफ जेड में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इसमें माइनस इसका इसमें. ठीक है, तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. ठीक है, आई की वैल्यू लिख लिया, आई खत्म हो गया, इसका काम खत्म. अब जे की वैल्यू लिखनी है, तो जे को ढक लेंगे और उसके सामने वाले को ढक लेंगे. ठीक है, इसको ढक लेते हैं, इसको ढक लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स एफ एक्स जेड एफ जेड. ठीक है, तो यहां पर माइनस जे देखना, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, प्लस माइनस प्लस जो भी लिखते हैं इस टर्म में लिखते हैं. तो पहले वाला प्लस आई प्लस में था तो प्लस में लिखा था, जे नेगेटिव में आ रहा था तो नेगेटिव में लिखेंगे. ठीक है, तो जे को लिखने के लिए ये वाला ढकेंगे, ये वाला ढक लेंगे. ठीक है, तो एक्स का एफ जेड में तो क्या बचेगा बेटा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स. क्लियर है. अब एक और बचा क्या आपके पास, के कैप. किसमें होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव के कैप. तो के कैप की वैल्यू लिखने के लिए के वाले को हम लोग ढक लेंगे ऐसे करके. तो x का एफ वाई में एक्स एफ वाई माइनस वाई
एफ एक्स। ठीक है बेटा, ये आपको देखो आर क्रॉस एफ क्या दे रहा है, आपको टॉर्क दे रहा है। तो वेक्टर टॉर्क को कैसे लिखेंगे बेटा, ये हो गया आपका वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई आई कैप माइनस जे कैप, क्या है बेटा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, फिर प्लस के कैप एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल्स टू वेक्टर टाउ इक्वल्स टू टाउ एक्स आई कैप, क्या लिखा, ये वाला जो क्वांटिटी है बेटा ये टॉर्क है। तो टॉर्क आई का कोएफिशिएंट जो होता है वो एक्स कंपोनेंट को बताता है ना। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क टाउ एक्स होगा, है ना। तो टाउ एक्स आई कैप माइनस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड, बस समझदार तो हो ही गए तुम लोग, हो गया काम खत्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखना था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब 3 डायमेंशन में लिखना होता है। ठीक है, लिख दिया। क्या किया बेटा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, केवल और केवल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया। वो यूज करने के बाद जो भी हुआ वो लिख दिया। सवाल ये आता है कि सर आपने यहाँ पर टाउ एक्स क्यों लिखा हुआ है, तो देखो जवाब ये है कि बेटा टाउ की जो वैल्यू आई है वो ये आई है पूरी। ठीक है, तो एफ की जो वैल्यू थी एफ एक्स आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स कंपोनेंट को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वाई कंपोनेंट को, के जेड कंपोनेंट को। तो एफ की वैल्यू जब हम लोग एफ एक्स एफ वाई एफ जेड में लिख सकते हैं तो क्या टाउ को नहीं लिख सकते हैं। तो टाउ की वैल्यू ये आई कैप है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू, एक्स कंपोनेंट को, तो टाउ एक्स माइनस जे का वाई कंपोनेंट टाउ वाई, के का जेड कंपोनेंट टाउ जेड। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन बाय टॉर्क, यानी कि टॉर्क के द्वारा काम कितना करना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय टॉर्क, तो टॉर्क के थ्रू हमें काम कितना करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो चलो ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके बना लेते हैं फर्जी सा। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल P है, यहाँ पर एक पार्टिकल P है, ठीक है बेटा, ठीक। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स मैंने लगाया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था वो r था। तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस पार्टिकल P के ऊपर, तो यहाँ से तो ये पार्टिकल कनेक्टेड है, तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग फोर्स लगा रहा है ना, तो ये एक रोटेशनल मोशन कंसिडर करेगा। तो रोटेशनल मोशन सपोज करते हैं कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया और ये एक ऐसे करके रोटेशनल मोशन किया, कैसे करके, ऐसे करके, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया बेटा P, और ये कर देते हैं P डैश। सपोज करते हैं कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पर एक पार्टिकल के ऊपर मैंने F फोर्स लगाया, जिसके वजह से पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया P से P डैश, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा या डेल थीटा, जो भी सपोज कर लो, थीटा सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इज गिवन बाय क्या बेटा, वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क है, फोर्स कितना है बेटा, F है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, तो हमने बताया था आपको P डैश ही डिस्प्लेसमेंट है, यही तो आर्क पे जितना चलेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो P डैश आर्क, यही आर्क तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये आर्क डिस्प्लेसमेंट है। चलो फिर ठीक है, तो अब P डैश आर्क निकालना पड़ेगा मुझे। तो P डैश आर्क कैलकुलेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सा देखो, देखो थीटा इक्वल्स टू
आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बनाता है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अब जरा सा देखो, एंगल थीटा है आपका, आर्क कितना है? पी पी डैश अपॉन रेडियस कितना है? आर। हमें क्या चाहिए बेटा? पी पी डैश चाहिए। तो पी पी डैश इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, पी पी डैश की जगह पे, यानी कि पी पी डैश आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर इंटू थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपको बेटा? सो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर। आर क्या है बेटा? देखो फोर्स से डिस्टेंस है ना, तो एफ इंटू आर क्या देगा आपको? एफ इंटू आर क्या देगा बेटा? टॉर्क देगा ना। अरे टॉर्क का तो फॉर्मूला है एफ इंटू आर, तो टॉर्क इंटू, तो ये हो गया आपका वर्क डन। समझ में आ गई बात? पक्का 100%? चलो बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, बाय।